अब तक क्या कुछ हुआ है ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो ये तनाव चल रहा है, इस हमले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो जानना समझना आपको जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, युद्ध में आगे किन बातों पर आपके लिए नज़र रखने की ज़रूरत है। तीसरा, युद्ध का भारत पर कितना बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा, हमारे एज ए कंट्री हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा और बाजार पर कितना असर पड़ेगा, कितना घटेंगे हमारे बाजार, ये भी जानना समझना जरूरी है। गिफ्ट 50 की गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा है कि जो कुछ ख़राब होना था वो वीकेंड पर हुआ है, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि वीकेंड पर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको सोचने समझने और जानने का पूरा समय मिल जाता है। यही वीकडे में होता तो शायद 300 साढ़े 300 पर नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी नज़र आता है, लेकिन वीकेंड के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, और यही वजह कि गिफ्ट 50 की गिरावट छोटी है, लेकिन छोटी है तो क्यों, ये भी जानना समझना जरूरी है। और अब अगला सपोर्ट बाजार में बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है और क्यों है, कहाँ के साथ क्यों का भी अगर आपको जवाब मिलेगा तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। किन शेयरों और सेक्टर्स में बड़ी गिरावट हो सकती है, युद्ध से क्या किसी को फायदा भी है, यदि हाँ तो किसे। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की इस तरह के बाजार में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सोने चांदी में अगर तेजी बनती तो वहाँ पर अब क्या करना चाहिए, और कच्चे तेल के दाम में कितनी तेजी हो सकती है, ये भी जानना समझना आपके लिए है बेहद ज़रूरी। ठीक है, तो ये आज कुछ 10 बड़े सवाल हैं आज के लिए जहां पर की रहेगी हमारी नज़र। तो सर, शुरुआत पहले बड़े सवाल से ही करें कि यूएस ईरान के बीच जो हमला हुआ है उसमें अब तक के अपडेट्स क्या हैं। तो पूजा, जैसे वो पहले मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब वो कमेंट्री आती थी जी। जब उस कमेंट्री में ये कहा जाता था कि अगर आपने अपने रेडियो सेट्स ट्रांजिस्टर देरी से खोले तो बता दूं कि भारत ने टॉस जीता है, बैटिंग करने का फैसला लिया है, और अब तक पहले घंटे के खेल में ये हुआ। तो मैं ये बता दूं कि अगर आपने वीकेंड पर पहले से कोई प्लान कर रखा था घूमने फिरने का, छुट्टी उट्टी का, या किसी न किसी वजह से आप कम देख पाए, न्यूज़ नहीं देख पाए, तो मैं आपको बता दूं कि अब तक हुआ क्या है। शुरू से लेकर शुक्रवार दोपहर के बाद बाजार बंद हुए तब से लेकर अब तक का पूरा बता दूं। सबसे पहले शनिवार के बेहद सुबह इजराइल ने ईरान पर हमले की शुरुआत की। सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर को निशाना बनाया। अनुमान ये था कि हमला इस बार अमेरिका की तरफ से होने वाला है। इजराइल का हमला आउट ऑफ द कोर्स आ गया थोड़ा सा, लेकिन पहले शुरुआत हमले की इजराइल ने की है। ऑफ कोर्स अमेरिका का पूरा सपोर्ट पीछे से है, उनको था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ये तो हो गया काम शनिवार का, और शनिवार को हमले चलते रहे। इस बीच रविवार सुबह जब हम फिर उठे तो एक खबर हो रहा है कि खामनेई और उनके करीबन 50 सहयोगियों की एक साथ मौत हुई, एक ही जगह पर जहां वो मीटिंग कर रहे थे या रह रहे थे या जो भी हो, जैसा भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर धड़ाधड़ 20-30 बम गिराए गए, मिसाइल्स गिराए गए एक साथ, वो सारे के सारे निपट गए। इन हमलों में ईरान में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने भी पूरा वापस में अपना जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल पर ढेर सारी मिसाइल्स दबा कर डाली हैं, लेकिन इस बार ईरान ने जो बदलते हुए एक काम किया वो ये कि इस बार मिडिल ईस्ट के सारे देशों को लगभग इसकी चपेट में ले लिया है, जिसमें अबू धाबी, कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, और सबसे बड़ी बात जो ईरान और अमेरिका के बीच में संधि वार्ता करवा रहा था, ओमान, जिनके देश में ये सारी हो रही थी, इनफैक्ट ओमान पर भी हमले कर डाले। तो इस बार ईरान ने गल्फ में किसी को भी छोड़ा नहीं है, सब पर हमला किया है। और हमला कहाँ किया है, जहाँ जहाँ अमेरिकी ठिकाने उन्हें नजर आए गल्फ देशों में, वहाँ पर सब जगह ईरान ने हमला किया। अभी तक जो कुछ शनिवार सुबह से ये जो शुरू हुआ है, वहाँ से अब सोमवार सुबह तक 2 दिन पूरे हो गए। 2 दिन में एक भी सिंगल बयान अमेरिका, इजराइल या ईरान की तरफ से, तीनों की तरफ से एक भी बयान पूजा ऐसा नहीं है जो तनाव कम करने वाली बात करो। अभी तक भी बयान सारे ये आ रहे हैं कि ठोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। ईरान कह रहा है हम लड़ेंगे, आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। अमेरिका भी कह रहा है कि हम पूरा ख़त्म करके छोड़ेंगे। ट्रंप के भी बयान जो आ रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हम भले ही खamenei मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कार्रवाई कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कहीं कोई संकेत अभी तक, डी एस्केलेशन जिसको कहते हैं, कि तनाव कम होने का कहीं दूर दूर तक कोई स्टेटमेंट एक भी नहीं है। सिर्फ एक ले दे के थोड़ा सा ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान के नए नेताओं के साथ वो बातचीत करने को तैयार है। फिलहाल तो जो नए नेता सुप्रीमो बने हैं वो खamenei की कैंप के हैं। ट्रंप ये चाहते हैं कि खamenei कैंप के बजाय दूसरे आ जाए और उनके साथ बातचीत की जाए, जो एक विपक्ष वाली जो पार्टी है। अब देखते क्या होता है, लेकिन अभी तक तनाव कम होने का कहीं कोई दूर दूर तक संकेत नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो तनाव कम करने के तो संकेत और एक और चीज, मिडिल ईस्ट समेत कई देशों के एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। उस पूरे इलाके से फ्लाइट्स का आना जाना कंप्लीटली बंद है।
सर ये जब वॉर ग्लोबल टेंशन बढ़ता है, हम देखते हैं कि कच्चे तेल पर इम्पैक्ट आता है, तो इसके बाद कच्चे तेल पर कितना असर आया? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ही कि हमारे लिए तो कच्चे तेल के लिहाज से ही, और कच्चे तेल के दामों पर तुरंत और बड़ा असर आता भी है। और उसकी वजह ये है पूजा की ईरान कच्चे तेल का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ठीक है, ग्लोबल तेल प्रोडक्शन में ईरान का हिस्सा करीबन 4.5% है। ओपेक देशों में भी ईरान टॉप 3 में आता है ऑयल प्रोडक्शन के मामले में। ईरान के पास तेल रिजर्व जो है दुनिया भर के वो 9% है, जो बड़ा माना जाएगा। वेनेजुएला के पास भी 9-10% है, लेकिन उनके काम के नहीं, उनका हार्ड ऑयल है। ईरान का ऑयल काफ़ी अच्छा वाला माना जाता है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चीज़ है जो ईरान के लिए ईरान की इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है, वो है हॉर्मुज़ की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से दुनिया भर के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, CNG, LNG, ये सारी की जो वहाँ से आवाजाही होती है, वो एक छोटे से, वो एक ऐसी जगह है, अगर उसको आप बंद कर दो तो आपको दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन करना तो बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ता है। और इसके आसपास ईरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग कब्जा है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी खाड़ी से ट्रांसपोर्ट होता है। और हमेशा जब भी कोई अमेरिका या कोई भी देश ईरान पर हमला करने की सोचता है तो उसको डर इसी चीज़ का रहता है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद हो गई तो क्या। और एक्चुअली ये खाड़ी बंद हो भी चुकी है। हॉर्मुज़ की खाड़ी से करीबन दुनिया भर का 20% कच्चा तेल निकलता है, और ये सबसे बड़ी चिंता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी ईरान या गल्फ या मिडिल ईस्ट में कहीं भी युद्ध के आसार बनते हैं, कच्चे तेल का दाम तुरंत उछलते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर इस पूरे मामले में अब भारत के लिहाज से बात करें तो कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं? भारत पर असर तो पड़ेगा ही। सबसे पहला असर तो कच्चे तेल का ही पड़ेगा। और भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारा घरेलू प्रोडक्शन 10-15% से ज़्यादा नहीं है। हॉर्मुज़ की खाड़ी से भारत की ज़रूरत का करीबन 40 से 50% तेल ट्रांसपोर्टेशन इसी जगह से होता है, और ये बंद है, अभी इस वक्त बंद है। ठीक है, भारत की ज़रूरत का 55% LNG ट्रांसपोर्टेशन भी हॉर्मुज़ से होता है। ठीक है, फिलहाल ये बंद होना, ये सबसे बड़ा नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव है कि अगर लंबे समय तक कच्चे तेल के दाम ऊपर बने रहे तो भारत के लिए नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक तो हम रूस से इंपोर्ट बंद कर चुके, काफ़ी कम कर चुके, नहीं के बराबर है। उसके बाद अगर मिडिल ईस्ट से भी तेल न मिले तो करेंगे क्या? ठीक है, या तो वापस जाकर रूस से खरीदें, फिर रूस से खरीदो तो फिर अमेरिका चिल्लाएगा, बोले ये क्या कर रहे हैं आप। अब कहने के लिए कैसे, भाई उधर से नहीं आ रहा तो मजबूरी में ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कहीं कहीं वो जो दिक्कतें हैं वो हो तो रही है। ऐसे में जो इम्पैक्ट भारत पर एज अ कंट्री आ सकता है, एक हमारी करेंसी थोड़ी कमज़ोर होनी चाहिए, आज भी होगी, क्योंकि विदेशियों से डॉलर आना कम होंगे, एक्सपोर्ट्स थोड़े कम होंगे। गल्फ़ में अच्छी खासी आबादी है भारतीयों की, कुल मिलाकर मोटा मोटी अंदाजा है कि 80 लाख से 1 करोड़ भारतीय गल्फ़ के अलग अलग सारे देशों में मिलाकर रहते हैं। उनसे जो डॉलर्स आते हैं उनका आना कम होगा। डर ये भी है लोगों को कि आने वाले समय में 90 रुपये 2 पैसे का जो हमने लो बनाया है, 92 रुपये 2 पैसे, माफ़ कीजिएगा 90 नहीं है, 92 रुपये 2 पैसे का लो जो बनाया है रुपये पर, 92.02, ये लेवल भी टूट सकता है। भारत में महंगाई बढ़ेगी कच्चे तेल के बढ़ते हुए दामों की वजह से, प्लस इंपोर्ट महंगे होने की वजह से थोड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का डर है। युद्ध लंबा चला तो थोड़ा GDP ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। एक अनुमान ये कि अगर $10 कच्चे तेल के दाम ऊपर रहते हैं तो करीबन हमारी ½ GDP कम हो जाती है। $10 कच्चा तेल बढ़े तो नेचुरली आप 70 से 80 तो आ ही रहे हैं, करीबन ये मान लें अभी 77 है। तो दो तरह से ये असर डालता है। और मिडिल ईस्ट और यूरोप में भारत से जो एक्सपोर्ट होते हैं उस पर थोड़ा सा नेगेटिव असर होता है। मिडिल ईस्ट के एक्सपोर्ट्स नहीं जाएंगे, यूरोप के जाएंगे तो डिले होकर जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, समय ज़्यादा लगेगा। तो युद्ध होना डायरेक्टली हमारे लिए, हम कहीं इन्वॉल्व नहीं है दूर दूर तक, हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारे तो कल देर शाम को भी आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की बड़ी चिंता ये नहीं थी कि ईरान और इजराइल और अमेरिका में क्या हो रहा है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वेस्ट इंडीज से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ठीक है, तो सब जिसको पूछो वो छोड़ यार मैच का बता क्या लगता है। अरे मैंने कहा मैच छोड़ो भाई, इतना दुनिया में इतना बड़ा। लेकिन हमारी चिंता, ये हमारे देश की एक तरह से ताकत भी है कि लोग युद्ध कर रहे हैं। हम मैच कल देखिए चेन्नई में एक सीट खाली नहीं स्टेडियम में, पूरा पैक। ये भारत का कमाल है कि हम कितने आइसोलेटेड हैं। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो दुनिया भर में होता है, ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हम भी है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। असर तो आएगा ही, बिल्कुल। तो ये भारत पर असर की बात हुई। भारतीय टीम को बधाई तो दीजिए, पूजा जी। अरे संजू जी सही टाइम पे एकदम बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में आ गए टाइम से। मुझे थोड़ा सा अफसोस रह गया, सेंचुरी लगनी चाहिए थी, बस 97 पे नोट रहा, बट वंडरफुल, बहुत बढ़िया। काफी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ। 5 तारीख को तैयारी है ना आपकी? अरे वानखेड़े में, हाँ वानखेड़े में मैच है भाई।
मजा आएगा। अंग्रेज है ना सामने। हाँ इंग्लैंड है। लगाना लगान देना पड़ेगा, मजा आएगा देखो। बिल्कुल।